वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं आज फिर आप सभी के सामने O2 डिजिटल एजुकेशन के थ्रू मैं आज आप लोगों को क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 ऑफ ज्योग्राफी कराने वाला हूं, जिसमें हम देखेंगे द चैप्टर नेम इज एग्रीकल्चर। बेसिकली हमें इस चैप्टर में पढ़ना है एग्रीकल्चर, किस तरह की एग्रीकल्चर हमारे यहाँ प्रैक्टिस की जाती हैं, कैसे कैसे जो क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं और क्या क्या कंडीशंस हमें चाहिए उन क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। सॉइल की फर्टिलिटी कितना होना चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ठीक है, क्या क्या फर्टिलाइजर्स हमें यूज़ करने हैं। तो ये सारा जो है हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए। क्यों है? क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे सराउंडिंग में देखने को मिलती हैं। हमारी जो रूट्स हैं, बेसिक रूट्स मतलब हम लोग क्या है, हम लोग कहाँ से जुड़े हैं, गांव से जुड़े हुए हैं, और हम लोग क्या देखते हैं, फार्मिंग वगैरह देखते हैं। तो इसलिए भी हमें क्या है, इस चैप्टर को समझने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 4। तो चैप्टर नेम इज क्या है हमारा, एग्रीकल्चर, जैसा मैंने अभी बताया। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है हमारे का, एग्रीकल्चर। क्या पढ़ना है वो भी मैंने बता दिया आप लोग को। हमें इसमें देखना है कि कैसे जो क्रॉप्स हैं ग्रो की जाती हैं, क्या क्या कंडीशन होती हैं और किन टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस पे हम उन्हें ग्रो करते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज एग्रीकल्चर? क्या है एग्रीकल्चर? आप लोगों ने इकोनॉमी में भी पढ़ा होगा। जो एग्रीकल्चर है वो बेसिकली हमारा क्या है, प्राइमरी एक्टिविटीज है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, हमें रॉ मटेरियल्स मिलते हैं बेसिकली किसी भी चीज़ को बनाने के। जैसे आप लोग बिस्किट ले लीजिए, ठीक है, पोहा ले लीजिए, या कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए आयरन बनाने के लिए। तो सारी चीज़ें जो है हमें कहाँ से, प्राइमरी सेक्टर से होती है। और एग्रीकल्चर जो है वो किसका पार्ट है, प्राइमरी सेक्टर का एक पार्ट है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी इन विच ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज इंगेज। 2/3 याद रखना, 2/3 पॉपुलेशन जो है हमारी, अप्रॉक्स 70 to 80% पॉपुलेशन जो है हमारे किस चीज में एंगेज है, वो एग्रीकल्चर में एंगेज है। इट मींस कि जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है वो क्या है, ज्यादा पॉपुलेशन को होल्ड करता है। फार्मिंग प्रोसेसिंग क्या है, प्लगिंग आएगी, सोइंग आएगी, वाटरिंग, वीडिंग, मैन्योरिंग, स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग। तो ये सारे क्या है, प्रोसेसेस हैं जब हम क्या करते हैं, कोई भी एग्रीकल्चर या फार्मिंग की प्रोसेस करते हैं। जैसे प्लगिंग, ठीक है, जब हम पैडी लगाते हैं। सोइंग, जब हम धान वगैरह को या गेहूं वगैरह को काटते हैं। वाटरिंग या इरिगेशन, अब हम उसमें प्लांट वगैरह लगा दे, उसे पानी भी देना है। ठीक है, वीडिंग, जब हम जो वीड्स वगैरह की जो उसमें सफाई वगैरह करते हैं। मैन्योर डालते हैं, खाद जो डालते हैं ताकि उसमें क्या हो, फसल अच्छे से ग्रो हो। इंसेक्टिसाइड्स की स्प्रे करते हैं ताकि किसी भी तरह के वहां पे बीमारी वगैरह ना लगे। ठीक है, हार्वेस्ट करते हैं और लास्ट में थ्रेसिंग करते हैं। तो ये क्या है, प्रोसेस होता है हमारा। लेकिन इसमें कई बार कुछ स्टेप्स जो है वो क्या कर दिए जाते हैं, स्किप कर दिए जाते हैं। एज पर द कंडीशन हम जो है चीजों को देखते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में भी हमें देखना है कि किस क्रॉप को किस चीज की जरूरत है और कैसे कैसे वो वर्क करता है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कैसी फार्मिंग होती है। बेसिकली देयर आर वेरियस ऑफ टाइप फार्मिंग इंडिया, सच एज प्रिमिटिव सब्सटेंसेस, इंटेंसिव, कमर्शियल एंड प्लांटेशन। ठीक है, कितने तरह की, 4 तरह की बता रखे हैं, प्रिमिटिव सब्सटेंसेस, इंटेंसिव, कमर्शियल एंड द प्लांटेशन फार्मिंग। तो ये क्या है, फार्मिंग के टाइप है जिससे हम फार्मिंग जो है हम डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरह की जो हमारे यहाँ फार्मिंग देखने को मिलती है। अब बात करते हैं प्रिमिटिव फार्मिंग की। प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग इज प्रैक्टिस विद स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स लाइक हो, दो, डिगिंग, स्टिक एंड फैमिली कम्युनिटी। प्रिमिटिव सब्सटेंसेस मतलब वो फार्मिंग जो क्या है, हमारे छोटे छोटे जो है फार्मलैंड पे की जाती है। और हम कह सकते हैं कि इसमें प्रिमिटिव मतलब हमारी पुराने तरीके से, प्राचीन तरीके से जो हम फार्मिंग करते हैं। हो वगैरह, हो मतलब हल जो होता है, ठीक है, हो से हो, दाव, डिगिंग ऑफ स्टिक्स, जो हम स्टिक से उसको खुदाई करते हैं। और फैमिली कम्युनिटी लेबर, हम लोग क्या है, सेल्फ उसमें क्या करते हैं, अपने आप इसमें ग्रो करते हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड अपॉन मॉनसून, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड सस्टेबिलिटी ऑफ अदर एनवायरमेंटल कंडीशन ऑफ क्रॉप्स। यहाँ पे क्या है, हम किसके ऊपर डिपेंड होते हैं कि जो मॉनसून है, नेचुरल फर्टिलिटी है किसकी, सॉइल की, ठीक है, और जो वहां के इन्वायरमेंटल कंडीशन के ऊपर हम डिपेंड होते हैं। तो ये क्या होता है, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब जो हमारी पुराने तरीके से फार्मिंग की जाती है। नेक्स्ट है स्लैश एंड बर्न फार्मिंग।
ठीक है। द फार्मर्स क्लियर द पैच ऑफ लैंड, प्रोड्यूस सेवरल अदर फूड क्रॉप्स फॉर द सीजन। और ये भी किसका है, आपका प्रिमिटिव फार्मिंग। व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज द फार्मर्स शिफ्ट क्लियर एंड फ्रेश पैच फॉर द कल्टीवेशन, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि जब हमारी क्या होता है सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है तो जो फार्मर्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। ये भी सब किसके पार्ट है, प्रिमिटिव सब्सटेंसेस के फार्मिंग के पार्ट है। नेक्स्ट है इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग। It is a practice in area of high population, pressure on land, ठीक है। एक ऐसी फार्मिंग जहां पे क्या हो, बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन हो और प्रेशर हो किसके ऊपर, लैंड के ऊपर। मतलब कि हमें क्या करना है, बहुत ही ज्यादा प्रोडक्शन लेना है। अगर प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होगा तो जो लोग है, जो कॉमन पीपल है, वो क्या हो जाएंगे, उन्हें प्रॉपर फूड प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। इट इज अ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। लेबर इंटेंसिव मतलब लेबर का यूज हो रहा है। Where high doses of biochemicals inputs and irrigation used for the obtaining higher production। लेबर का यूज होगा, हायर किसका होगा, उनका बायो केमिकल्स का यूज होगा, ठीक है। फर्टिलाइजर्स का यूज होगा, केमिकल्स का यूज होगा, पेस्टिसाइड्स का यूज होगा, ताकि क्या कर सकें हम उसका ग्रो जो है आउटपुट है वो क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो बेसिकली प्रिमिटिव में क्या आएगा, प्रिमिटिव में हम जो प्राचीन तरीके से, अपने एंशिएंट तरीके से, जो पुराने तरीके से क्या कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं। और इंटेंसिव में हम कुछ इंटेंसिव ले रहे हैं, जैसे लेबर का ले रहे हैं, ठीक है। वहां पे हम क्या दे रहे हैं, एक्स्ट्रा इनपुट दे रहे हैं, बायोकेमिकल्स दे रहे हैं, तो यहां से क्या होगा, इंटेंसिव। नेक्स्ट है कमर्शियल फार्मिंग। द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑन लार्ज स्केल बाय यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू अर्न गुड इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर कॉल्ड कमर्शियल फार्मिंग। ऐसी फार्मिंग जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करके फार्मिंग की जाती है, बट कहां पे, एक बड़े लेवल पे, जिससे क्या हो, कमर्शियली हमें बेनिफिट देखने को मिलेगा। और इसका एग्जांपल ले सकते हो आप, यूएस से हो गया, ठीक है, रशिया हो गया, वहां पे बहुत बड़े बड़े फार्मलैंड्स क्या हैं, यूं ही खाली पड़े रहते हैं, ठीक है। तो वहां पे जो फार्मिंग की जाती है वो कमर्शियल फार्मिंग की जाती है। कि यहाँ पे इंडिया में भी करते हैं हम लोग कमर्शियल फार्मिंग, भाई जैसे जो बच गया उससे क्या करते हैं हम अपना बाजार में बेच देते, तो वो कमर्शियल फार्मिंग होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े लैंड्स होते हैं। इंडिया में अगर हम लोकलिटी में देखें तो बहुत छोटे छोटे लैंड होंगे, किसी पे 10 बीघा होगा, 20 होगा, 50 लास्ट होगा, 100 होगा, उससे ज्यादा तो नहीं होगा ना। लेकिन वहां पे क्या होता है, 500 1000 बीघे तक जो जमीन होती है वो उसको लैंड को एक साथ इसमें की जाती है, फार्मिंग की जाती है। तो वहां पे बड़े लेवल पे, तो ये कमर्शियल फार्मिंग जो होती है बड़े लेवल पे जो होती है। The main characteristic of the type of farming used to higher dose of modern inputs. Example, the Heil variety seeds, HYV seeds, chemical fertilizer, insecticides, pesticides in order to obtain the higher productivity. ठीक है, देखो क्या है, इस जो ये फार्मिंग है इसमें क्या होगा, हमें क्या मॉडर्न चीज़ों को यूज करके ज़्यादा आउटपुट लेना है। और ज़्यादा आउटपुट लेना होगा तो हमें कहीं ना कहीं जो इंटेंसिव फार्मिंग का की तरह हमें यहाँ पे भी क्या चीज़ों को यूज करना होगा। जैसे HYV सीड्स हो गया, केमिकल फर्टिलाइजर्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए। तो ये सारी चीजें क्या है, जिनसे हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रोडक्शन लेने की कोशिश करते हैं। कि हाँ एरिया बड़ा है लेकिन प्रोडक्शन भी हमें क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे प्रिमिटिव में जितना हो गया ठीक है चल जाएगा, हमें अपने प्राचीन तरीके से अपने लिए सेल्फ सफिशिएंट हो, नहीं। लेकिन इसमें क्या होगा, हमें जो करना है लार्ज एरिया यूज कर रहे हैं, हमें क्या करना है, ज्यादा आउटपुट भी चाहिए। Next है plantation, a type of commercial farming in which a single crop is grown on large area using capital intensive input with the help of migrant laborers। ठीक है, प्लांटेशन फार्मिंग जो होती है ये हमारी एक ऐसी फार्मिंग होगी, आप लोगों ने हिस्ट्री के चैप्टर में भी पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 2 में, कि प्लांटेशन वर्कर्स। ठीक है, तो जो प्लांटेशन जो फार्मिंग होती है इसमें क्या होता है, कमर्शियल की तरह ही होती है, लार्ज एरिया में होते हैं, बट यहाँ पे जो है माइग्रेंट लेबर का हम यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रिमिटिव में हम खुद ही कर रहे हैं, इंटेंसिव में लेबर का यूज कर रहे हैं, कमर्शियल फार्मिंग में भी लेबर का यूज कर रहे हैं, बट यहाँ पे प्लांटेशन में हम क्या कर रहे हैं, माइग्रेंट वर्कर्स का यूज कर रहे हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, तो हम उनकी हेल्प लेते हैं। क्या कि वो क्या करें, हमारे यहाँ पे फार्मिंग करें, जिससे क्या हो, प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही, और उन्हें जो कॉस्ट है वो भी क्या है, हमें कम देनी पड़ती है। जैसे एग्जांपल में देख सकते हो अपने लोकेलिटी में, कि जैसे ही धान की जो पैडी लगाई जाती है उस टाइम पे बिहार से जो लेबर आती है उससे वर्क कराया जाता है। ठीक है, तो वो एक तरह की माइग्रेंट लेबर होगी। नेक्स्ट है हमारी क्रॉपिंग पैटर्न। अब देखेंगे कि क्रॉपिंग पैटर्न कैसा है इंडिया का, कि किस तरह की क्रॉप होती है, कैसे कैसे क्रॉप ग्रो की जाती है। तो बेसिकली 3 तरह की क्रॉप्स होती है, और क्रॉप जो है किसके ऊपर डिपेंड है, सीजन के ऊपर होती है।
3 मेन क्रॉप्स हैं, और वो भी किसके ऊपर, सीजन के, खरीफ, रबी एंड जैद। ठीक है, 3 क्रॉप्स, खरीफ, रबी एंड जैद, 3 क्रॉप्स होती हैं। इनके अंदर हम लोग अलग अलग तरह के क्रॉप्स को पढ़ेंगे, बट ये क्या होते हैं, सीजन्स जो होते हैं, क्रॉप के सीजन होते हैं 3, एक खरीफ हो गया, रबी हो गया, जैद सीजन हो गया। खरीफ, इट स्टार्ट विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून एंड कंटिन्यूज टिल द बिगिनिंग ऑफ विंटर। जैसे ही, अब जैसे मानसून आने वाले हैं, ठीक है, जुलाई का टाइम चला है, मानसून आने वाले हैं, ठीक है, और जैसे ही विंटर स्टार्ट होंगे तब तक ये चलेगा। तो कब से कब तक, जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर तक ये चलेगा कि मानसून आए, और जैसे ठंड आने वाली होती है तब तक ये जो है क्रॉप्स होते हैं, जिसे कहा जाता है खरीफ क्रॉप्स। द खरीफ क्रॉप इंक्लूड राइस, मेज, मिलेट, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, मूंग, उड़द एटसेट्रा। तो ये सारी क्रॉप्स जो हैं वो किसमें हमें देखने को मिलती हैं, खरीफ में। मतलब वो क्रॉप्स जिन्हें क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर भी चाहिए, ठीक है। इस टाइम पे देखें तो हम टेम्परेचर ज्यादा होता है, पानी ज्यादा चाहिए इन्हें, पानी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, ठीक है। इन क्रॉप्स को क्या कहते हैं हम, खरीफ क्रॉप कहते हैं। और इसमें मेन क्रॉप कौन सी है, बेसिकली आपकी राइस है। रबी, ये क्या होगी, जैसे विंटर स्टार्ट होंगे, बिगिनिंग ऑफ विंटर एंड कंटिन्यू टिल द बिगिनिंग ऑफ समर। और जैसे ही विंटर स्टार्ट होते हैं, विंटर स्टार्ट होने से और समर के स्टार्ट होने से तक इस क्रॉप्स होते हैं। बेसिकली आप लोग एग्जांपल ले सकते हो राइस का। अक्टूबर दिसंबर में तो हम इसे सोइंग करेंगे, अप्रैल और जून में हार्वेस्ट करेंगे। और ये जो क्रॉप्स हैं, वीट है, बार्ले है, ग्राम है एंड ऑयल सीड्स। तो दीज आर द रबी क्रॉप्स। तो खरीफ और रबी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। वो क्रॉप्स रबी क्रॉप्स हैं जो क्या होंगे, जैसे ही आपके विंटर से स्टार्ट होते हैं और जैसे ही विंटर खत्म होंगे, समर स्टार्ट होने वाले होंगे, तब उनका हार्वेस्ट किया जाएगा। और जब हम विंटर में हो रही हैं क्रॉप्स, तो सिंपल सी बात है, तब वहाँ पे क्या होगा, पानी कम लगाया जाएगा। इट मीन्स कि इन क्रॉप्स को क्या है, पानी ज़्यादा नहीं चाहिए, टेम्परेचर भी क्या चाहिए, लो चाहिए। लेकिन जब इनकी बात करें तो इन्हें क्या चाहिए, टेम्परेचर क्या चाहिए, हाई चाहिए, और पानी भी क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। Next is Zaid. This is the short crop season, and between Rabi and the Kharif season, crop like watermelon, cucumber, some vegetables and fooder crops are the major crops. ठीक है, Zaid जो crops होते हैं बेसिकली जो खरीफ और रबी क्रॉप के बीच का जो टाइम होता है, जब खरीफ रबी को हार्वेस्ट किया जाता है और खरीफ को सोइंग किया जाता है, उसके बीच का जो टाइम होता है उसमें हम ज़ैद क्रॉप्स को लेते हैं। और इसमें बेसिकली क्या होते हैं, मेजर जो है फूडर क्रॉप्स होती हैं, वेजिटेबल्स हो गए, फूडर क्रॉप्स हो गए, जो हम यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो है खाना हमें प्रॉपर तरीके से मिल सके। जैसे वाटरमेलन वगैरह हो गया, ठीक है, अब इस टाइम पे वाटरमेलन वगैरह आ जाते हैं, कुकुम्बर आ जाते हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स आ जाते हैं। तो ये सारी क्रॉप्स जो हैं ज़ैद क्रॉप्स हैं, जो कि इस टाइम पीरियड में जहाँ ना खरीफ क्रॉप हो रही है ना रबी क्रॉप हो रही है, जिस टाइम पे सॉइल फ्री होती है, उस टाइम पे हम इन क्रॉप्स को गेन कर सकते हैं। अब देखते हैं डिफरेंस खरीफ और रबी का। कल्टीवेशन बिगिन विद द विड्रॉल ऑफ मॉनसून इन अक्टूबर, ठीक है। रबी क्रॉप का कब होता है, जब मॉनसून का विड्रॉल होता है। खरीफ का ऑनसेट ऑफ मॉनसून, जब मॉनसून आता है, ठीक है। सोइंग ऑफ द सीड्स इज डन अक्टूबर नवंबर, ये कब करते हैं भाई, अक्टूबर नवंबर में ये सीड्स को सोइंग करेंगे। ये कब करेंगे, अर्ली जुलाई में, जून और जुलाई में, ठीक है। क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड इन अप्रैल और मई, रबी क्रॉप कब होती है हार्वेस्ट, अप्रैल और मई में। ये कब होती है, सितंबर अक्टूबर में। क्रॉप्स डिपेंड ऑन द सब सॉइल ऑफ मॉइस्चर, और क्रॉप्स किसके ऊपर डिपेंड होती है, जो वहां का सब सॉइल होता है, जो किसका, जो मॉइस्चर होता है, क्योंकि ज्यादा पानी की जरूरत तो होती नहीं है रबी क्रॉप्स को। लेकिन खरीफ किसके ऊपर डिपेंड होती है, इट बेसिकली डिपेंड ऑन द मानसून, कि मानसून कैसा है, मानसून में वाटर ज्यादा है, बारिश ज्यादा हो रही है, तो ठीक है, इन्हें पानी जो है इजीली मिला, अदरवाइज हमें इन्हें इरिगेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल है वीट है, ग्राम है, ऑयल सीड्स है, मस्टर्ड एंड रेपसीड है। यहाँ पे राइस है, मिलेट्स है, मेज है, ग्राउंडनट, जूट, कॉटन, वेरियस पल्सेस, जो अभी हम लोगों ने देखे थे पीछे भी। तो दोनों का डिफरेंस है, कई बार जो डिफरेंस पूछ ले जाते हैं 3 मार्कर में आ जाता है, और अगर थोड़ा सा उसे इजी बनाना है तो 5 मार्कर में भी ये क्वेश्चन आपको दे देगा, क्योंकि 5 पॉइंट इजीली बच्चे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है मेजर क्रॉप्स। देखो यहाँ तक अभी हम लोगों ने क्रॉप्स के बारे में पढ़ा, अब क्या पढ़ेंगे हम मेजर क्रॉप्स के बारे में, कि किस तरह की जो क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, वहाँ उन्हें क्या क्या सीजन्स चाहिए। अब तक आप लोग 9 तक क्या थे, क्रॉप्स को पढ़ते आते, खरीफ रबी ज़ैद क्रॉप्स के बारे में बहुत पढ़ा था, जो बेसिकली हम लोगों ने अभी तक पढ़ा। लेकिन अब क्या पढ़ना है कि उन क्रॉप्स की जो कंडीशंस हैं,
कि उन्हें क्या क्या कंडीशन चाहिए ग्रो होने के लिए, कैसे कैसे वो ग्रो होती हैं, किस किस तरह की क्रॉप्स होती हैं। तो बेसिकली चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से क्वेश्चन मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। 90% चांसेस आपके यहाँ से आगे के पोर्शन में चैप्टर में से क्वेश्चन मिलते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो फूड क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स का मतलब होते हैं वो क्रॉप्स जो क्या हो, जो आपको फूड देती हो, व्हीट, राइस, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड्स। कैश क्रॉप, कैश क्रॉप होगी आपकी टी, रबर, कॉफी, जूट, कॉटन। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, फ्रूट्स, फ्लावर, वेजिटेबल्स। देखिए इसमें भी क्या कर दिया, अब क्रॉप्स को पहले हम लोगों ने सीजन वाइज बांटा, अब हम लोगों ने उसके नेचर वाइज मान दिया। कैसे, जो कि सिर्फ क्या है हम खाने में यूज करते थे, व्हीट भी है, राइस भी, मेज, पल्स, ऑयल सीड। कैश क्रॉप, कैश क्रॉप का मतलब है वो क्रॉप्स जो आपको क्या देंगे, पैसा दें। कैश मतलब अमाउंट, कि आप टी का ज्यादा प्रोडक्शन कर लिया, आप लोगों ने अपने खेत में टी का प्रोडक्शन किया है, ऐसा तो होगा नहीं कि टी सारी आप कंज्यूम कर लेंगे, आप उसको क्या करेंगे, बेच देंगे। रबर होगी, कॉफी होगी, जूट होगी, कॉटन होगी, तो इन सब का क्या कर सकते हैं आप, इन्हें कैश कर सकते हैं। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मतलब वो क्रॉप्स की, ठीक है, ना हम उन्हें खा सकते हैं ना उन्हें कंज्यूम भी कर सकते हैं। इन क्रॉप्स को हम क्या करते हैं, अपने पर्सनल यूज के लिए भी ले सकते हैं, बट इन्हें हम नहीं ले पाते ज्यादा, तो ये हॉर्टिकल्चर है। जैसे फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। अब देखते हैं मेजर क्रॉप जो इंडिया में होती है उनका कैसे कैसे, जो मेजर क्रॉप्स ग्रो में इंडिया होती है, सबसे ज्यादा राइस होती है, व्हीट होती है, मिलेट्स होते हैं, पल्सेस, टी, कॉफी, शुगर केन, सॉइल सीड्स, कॉटन, जूट एंड एटसेट्रा। तो ये क्या है, जो मेजर क्रॉप्स हैं जो क्या है इंडिया में क्या किए जाते हैं, ग्रो की जाती हैं। अब इनके बारे में देखते हैं आगे। मेजर क्रॉप, सबसे पहला है राइस। अब राइस जो होता है, अभी हम लोगों ने देखा कि राइस किस में आता है, आपका खरीफ क्रॉप में आता है, और खरीफ क्रॉप के लिए हमें क्या है, टेम्परेचर वगैरह चाहिए। आगे देखते हैं, तो राइस इज अ मेजर स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया, ठीक है। ज्यादातर स्टेपल फूड क्रॉप है कि जो लोगों की जरूरत होती है, बहुत ही ज्यादा हम लोग क्या है, राइस का यूज करते हैं। क्लाइमेट कैसा चाहिए, पैडी इज अ ट्रॉपिकल क्रॉप एंड ग्रो वेल इन द वेट मानसून, ठीक है। पैडी जो है जब हम ग्रो करते हैं, ट्रॉपिकल क्रॉप है, और कब होती है, जब मॉनसून आता है, वेट मॉनसून होता है, ठीक है, बारिश सी होने लगती है धीरे धीरे। टेम्परेचर 25 डिग्री से अबव चाहिए, और हैवी ह्यूमिडिटी। अब जब बारिश होती है तो सिंपल सी बात है, हमें उमस देखने को मिलती है, ह्यूमिडिटी देखने को मिलती है। रेनफॉल 100 सेंटीमीटर चाहिए। रिक्वायर हैवी रेनफॉल इन समर एंड इरिगेशन इन एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल, ठीक है। मैंने बताया था कि क्या है, वो एरिया जहाँ पे रेनफॉल कम होता है वहां पे हम क्या कर सकते हैं, इरिगेशन कर सकते हैं। एरिया ऑफ कल्टीवेशन जो है, प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया जहाँ पे ग्रो की जाती है, कोस्टल एरियाज एंड द डेल्टाइक रीजन ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पार्ट ऑफ राजस्थान विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। राजस्थान में भी हम क्या करते हैं, राइस का ग्रो करते हैं, लेकिन किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। हम उसमें क्या करते हैं, इरिगेशन प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट क्रॉप है हमारी व्हीट। क्या है, इट इज अ मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट अगर हम बात करें, उधर की जो है सबसे मेन क्रॉप हमारी व्हीट है, ठीक है। सॉइल कैसी होनी चाहिए, एलुवियल सॉइल होनी चाहिए या फिर ब्लैक सॉइल चाहिए, ठीक है, एलुवियल सॉइल एंड द ब्लैक सॉइल। टेम्परेचर, रबी क्रॉप है तो कूल, रबी क्रॉप है, ठंडा मौसम स्टार्ट होगा तब इसको जो है हम शोइंग करते हैं, ठीक है। जैसे ही समर आएंगे हम हार्वेस्ट करते हैं। तो रबी क्रॉप रिक्वायर कूल ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ रिपिंग। रिपिंग मतलब हम काटते हैं, कि अभी जब हम इसको शोइंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमें क्या चाहिए, ठंडा मौसम चाहिए, ठंडा ठंडा चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही इसका पकने का टाइम होता है, सोइंग करने का टाइम होएगा या फिर रिपिंग करने का टाइम आएगा, तो उस टाइम पे हमें क्या चाहिए, ब्राइट सनशाइन, मतलब कि हाँ ठीक है, थोड़ी थोड़ी जो टेम्परेचर है वो क्या होने लगे, हीट गेन करने लगे, वो गर्मी प्रोवाइड करने लगे। रेनफॉल कैसा चाहिए, इट रिक्वायर्ड 50 to 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, ठीक है। वहां पे 100 प्लस चाहिए था, 100 से प्लस, यहाँ पे 50 से 70 तक चल जाएगा, ठीक है। 70 से डाउन होना चाहिए, 50 तक तो देखो थोड़ा बहुत तो चाहिए, कि बारिश होगी तभी वो क्या कर सकते हैं, ग्रो इजीली अच्छे से होंगे। एरियाज ऑफ कल्टीवेशन, द गंगा सतलुज प्लेन ऑफ नॉर्थ वेस्ट एंड द ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ डेक्कन। कहाँ कहाँ होता है, गंगा सतलुज प्लेन में होता है, और जहां पे नॉर्थ वेस्ट रीजन में जहां हमें ब्लैक सॉइल मिलती है, इन डेक्कन एरिया। व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान, ठीक है। तो गेहूं की जो खेती है वो हमारी कहाँ भी होती है, राजस्थान में। इसमें आप लिख सकते हो एमपी भी,
मध्य प्रदेश में भी क्या होता है, हमारा वीट को प्रोड्यूस किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारे मिलेट्स। ज्वार, बाजरा एंड रबी आर द इम्पोर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया। इट इज द मेन फीड क्रॉप मोस्टली ग्रोन द मोस्ट एरिया विच हार्डली नीड्स इरिगेशन। मिलेट का मतलब होता है वो एरिया जिसमें क्या है बहुत ही कम क्या चाहिए, हमें पानी की जरूरत होती है। तो उसमें से क्या है, ज्वार। ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप रेस्पेक्ट टू द एरिया प्रोडक्शन। ज्वार जो है, हम लोगों ने वीट और राइस देख लिया, उसके बाद जो सबसे ज्यादा ग्रोइंग होती है ज्वार होती है, और मोस्ट रेस्पेक्ट क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा एरियाज में इसको क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है। ये लोगों पीपल्स के द्वारा भी यूज किया जाता है, एज वेल एज उन अपने जो एनिमल्स वगैरह उन्हें फीड कराने के लिए भी ज्वार का यूज किया जाता है। मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। इन स्टेट्स में इसका क्या किया जाता है, प्रोड्यूसिंग किया जाता है लार्ज अमाउंट पे। बाजरा, बाजरा इज ग्रोइंग वेल ऑन सैडी सॉइल एंड शैलो ब्लैक सॉइल। काली मिट्टी पे होता है, और सैडी मतलब जैसे रेगिस्तान के आसपास का जो एरिया है वहां पे। क्यों? क्योंकि इसे पानी की जो रिक्वायरमेंट होती है बहुत ही कम होती है। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। जैसा मैंने बताया कि राजस्थान वाले आसपास में होता है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा में इसका प्रोड्यूसिंग किया जाता है बहुत लार्ज स्पेस। Ragi. Ragi is a crop of dry region and grows well on red, black, sandy, loamy and the shallow black soil. तो मेजर रगी प्रोड्यूसिंग स्टेट कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश। तो रागी जो है वो कहाँ पे, ब्लैक, सैंडी, लूम, शैलो ब्लैक सॉइल जो होती है वहां पे किया जाता है। और देखेंगे कि हाँ ऐसे रीजन में होगी जहाँ पे ड्राई होगा, इट मीन्स कि मानसून ज्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे कि उत्तराखंड और सिक्किम में तो मानसून देखने को मिलते हैं हमें बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर हम बात करें उत्तराखंड में, वहाँ पे बारिश जब आती है बहुत ज़्यादा आ जाती है, लेकिन रेगुलरली हमें वहाँ का अगर वो देखें रेनफॉल देखें तो वो कितना है, बहुत कम मिलता है। नेक्स्ट है मेज। इट इज अ क्रॉप विच यूज बोथ एज फूड एंड फूडर। ठीक है, मक्का को हम क्या करते हैं, फूड एंड फूडर के लिए यूज करते हैं। टेम्परेचर जो हमें चाहिए, इट्स अ खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर टेम्परेचर बिटवीन 21 to 27 डिग्री सेल्सियस। सॉइल कैसे होनी चाहिए, ओल्ड एलुवियल सॉइल भी चल जाएगी। ठीक है, कैसी चलेगी, ओल्ड एलुवियल सॉइल। मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कर्नाटका, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में भी आपकी क्या है, मेज को ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट है पल्सेस। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग एज वेल एज अ कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। दाल जो है इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाते हैं वर्ल्ड के मुकाबले, और सबसे ज्यादा कंज्यूम भी कहाँ की जाती है, इंडिया में ही की जाती है। These are the major source of protein of vegetation diet. अगर हम बात करें वेजिटेशन डाइट की, तो जो है पल्सेस जो है वो क्या है, मेजर सोर्स है किसके, प्रोटीन के, और इसीलिए इसको लार्ज ऑफ अमाउंट में इंडिया में क्या किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है। मेजर पल्सेस दैट आर ग्रोन इन इंडिया, उड़द, मूंग, मसूर, पीज एंड ग्राम। पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन द ड्राई कंडीशन। ठीक है, और जो पल्सेस होती हैं कैसी कंडीशन में, या तो ड्राई कंडीशन हो या फिर लेस मॉइस्चर हो, तो भी वो क्या कर जाएंगी, सर्वाइव कर जाएंगी और अच्छा आउटपुट दे देती है। मेजर पल्सेस प्रोड्यूस स्टेट इन इंडिया, मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, बारिश बहुत ही कम देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए फूड क्रॉप्स एंड अदर देन द ग्रेन्स। अभी हम लोगों ने फूड क्रॉप्स वगैरह देख लिए हैं, तो अब हम उनके अलावा भी, ऐसा नहीं है कि क्या सिर्फ फूड क्रॉप्स ही हैं हमारे पास, नहीं, बाकी भी हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, क्या क्या है, जैसे सबसे पहला है हमारा शुगर केन। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग शुगर केन इन द वर्ल्ड आफ्टर द ब्राजील। ब्राजील के बाद इंडिया जो है दूसरे नंबर पे है, जो क्या करता है, सबसे ज्यादा शुगर केन का प्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्लाइमेट कैसा चाहिए, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट जरूरत है। ठीक है, हॉट गर्म चाहिए, ह्यूमिड चाहिए क्लाइमेट। जो मिट्टी है वो कैसी चाहिए, वैरायटी ऑफ सॉइल्स कैसी भी हो, चाहे काली मिट्टी हो या एलुवियल सॉइल हो, रेड सॉइल हो, सब पे अपना भैया ग्रो कर सकते हैं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। टेम्परेचर 21 to 27 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल 75 to 100 सेंटीमीटर चाहिए इन्हें। ठीक है,
और मेजर क्रॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है आपका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ठीक है, ये आप देख सकते हो कि ये उत्तर प्रदेश ज्यादातर हर एक उसमें आ रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ की जो कंडीशन है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, ऐसी है कि मोस्टली क्रॉप्स के लिए क्या है, सुटेबल है कि वहां पे उन क्रॉप्स को क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑयल सीड्स। इन 2017 इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। ग्राउंडनट के उसमें जो है चाइना के बाद इंडिया जो था वो सेकंड नंबर में आ रहा था, किसमें, प्रोड्यूसिंग में। इट रैपेज द प्रोडक्शन ऑफ इंडिया वाज थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर कनाडा एंड चाइना इन 2017। ऑयल सीड्स प्रोड्यूस इन इंडिया एंड आर ग्राउंडनट, मस्टर्ड, जो हम तेल बनाए जाते हैं कैसे कैसे, ग्राउंडनट से, मस्टर्ड से, कोकोनट, सेसमी, तिल, सोयाबीन, कस्तूर सीड, कॉटन सीड्स, लिनसीड एंड सनफ्लावर। तो अलग अलग वेराइटीज ऑफ क्या है हमारे पास, जिनसे हम क्या कर सकते हैं, ऑयल सीड्स बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसीलिए इंडिया में बहुत टाइप ऑफ वेराइटीज, बहुत अलग अलग तरह के जो हमें क्या देखने को मिलते हैं, ऑयल्स मिलते हैं। टी, अब बात करते हैं टी की। टी के कल्टीवेशन ऑफ एग्जांपल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। जैसा भी मैंने बताया था, एग्रीकल्चर में आप लोगों ने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि प्लांटेशन वर्कर्स को यूज किया जाता था, और वो प्लांटेशन जो वर्कर्स थे वो क्या करते थे, प्लांट करते थे किस चीज का, क्रॉप्स का, जो कि बेसिकली आपकी कौन कौन सी होती थी, एक तो आपकी टी होगी और दूसरी आपकी कॉफी होगी थी। इन 2020 चाइना फर्स्ट एंड सेकंड टी प्रोड्यूसिंग इन द वर्ल्ड। पहले 2020 में इंडिया फर्स्ट पे था और सेकंड पे कौन था, सॉरी, चाइना फर्स्ट पे था और सेकंड पे इंडिया। क्लाइमेट कंडीशन कैसे है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए। सॉइल कैसी चाहिए, डीप फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल विच रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, कैसी होनी चाहिए, फर्टाइल होना चाहिए, ड्रेन सॉइल, और ज्यादा ह्यूमस चाहिए, और ऑर्गेनिक मैटर भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक मैटर अगर कम होंगे तो हम क्या है उसमें ग्रो कर पाएंगे, तो ऑर्गेनिक मैटर भी हमें इसमें ज्यादा चाहिए। रेनफॉल बहुत ज्यादा चाहिए, 150 to 300 सेंटीमीटर एनुअल चाहिए। ठीक है, हाई ह्यूमिडिटी एंड फ्रीक्वेंट शॉवर्स इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, कैसा कि जो ह्यूमिडिटी है वो ज्यादा होनी चाहिए, और फ्रीक्वेंटली क्या होना चाहिए, शावर होना चाहिए। शावर मतलब बारिश होनी चाहिए, तभी वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि ये बेसिकली हमें नीचे केरला साइड में वहाँ मिलती है प्रोड्यूस, केरला कर्नाटका साइड मिलती है, और वहाँ पे क्या है, टेरेस फार्मिंग की तरह से इसको प्रोड्यूस किया जाता है। आप लोगों ने मूवीज में भी देखा होगा कि वहाँ पे बारिश होती रहती है कभी भी, जो है क्योंकि कोस्टल एरियाज में बारिश ज्यादा हो रही है वहाँ पे। ठीक है, मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है आसाम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला। अपार्ट फ्रॉम दीज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा ऑल्सो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द कंट्री। देखो जो पहले नाम दे रखे हैं आप लोग को, जैसे आसाम हो गया, दार्जिलिंग हो गया, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, तो ये क्या है, ये ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे क्या है, गुड वैरायटी ऑफ जो है टी को प्रोड्यूस किया जाता है। अब हमने देखते हैं कि एक जगह तो ऐसी है कि जहाँ पे बहुत ही अच्छी फाइन क्वालिटी की चीज़ें मिलती हैं, बाकी एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि हाँ ठीक है चलो ग्रो कर रहे हैं, काम चलाओ चीज़ें चल रही हैं, तो वो कहाँ कहाँ मिलते हैं आपके, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, यहाँ पे काम चलाओ। लेकिन ये क्या बेस्ट है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी जो टी मिलती है वो हमें बेसिकली कहाँ से मिलती है, चाहे आप आसाम से ले लो, दार्जिलिंग से ले लो, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला से। तो वहाँ की जो कंडीशंस हैं जिस वजह से वो क्या है, अच्छी जो है हमें टी देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉफी। इंडिया कॉफी इज नोन एज द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। इंडियन की जो कॉफी, इंडिया की जो कॉफी है वो क्या है, वर्ल्ड में सबसे अच्छी क्वालिटी की कॉफी मानी जाती है, इसलिए इंडिया की जो कॉफी बहुत ज्यादा कंज्यूमिंग भी मिलती है। इनिशियली इट कल्टिवेटेड वाज इंट्रोड्यूस ऑन द बाबा बुदान हिल। सबसे पहले कहाँ इसको इंट्रोड्यूस किया था, बाबा बुदान हिल्स में क्या किया था, इनिशियल फेज में कल्टीवेशन इसका स्टार्ट किया गया था। its cultivation in confine the नीलगिरी, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। और बेसिकली कहाँ तक रह गया, नीलगिरी की पहाड़ियों में, कर्नाटका एंड केरला तक ही सिमट के रह जाता है, वहां पे हमारी जो कॉफी को प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। क्या है, इन 2017 इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। 2017 में इंडिया जो था हॉर्टिकल्चर में, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में चाइना के बाद दूसरे नंबर पे आता है।
देखो ज़्यादातर में क्या है, चाइना आ रहा है, दूसरे पे क्या आ रहा है, इंडिया आ रहा है। तो थोड़ा सा आप लोगों को याद भी रखना, क्योंकि मैप बेसिस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार मैप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वीट का, राइस का। मैप जब मैं आप लोग को सेशंस कराऊंगा मैप के, तो कंप्लीट चैप्टर्स के एक साथ करा दूंगा आप लोगों को, कि चैप्टर 1 का ये, चैप्टर 2 का ये, छोटे छोटे शॉर्ट्स में 5 मिनट 5 मिनट कह रहा हूँ, 5 मिनट भी ज़्यादा है, विद इन 1 मिनट और 2 मिनट में आप उन्हें ईजिली क्या कर सकते हैं, रिकोगनाइज कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे वो हैं। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा याद करिए, ताकि उस टाइम पे आप लोग क्या कर सकें, को रिलेट कर सकें चीज़ों को। ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इंक्लूड बोथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दोनों आ जाए, हम उसे क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट वेजिटेबल्स प्रोड्यूस इन इंडिया, पी, कॉलीफ्लावर्स, ऑनियन, कैबेज, टमाटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। जो वेजिटेबल्स जो इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट फ्रूट्स दैट ग्रो इन मैंगो, ऑरेंज, बनाना, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, लीची, गुआवा, एप्पल, पीस, एप्रिकोट, वैलनट एटसेट्रा क्रॉप्स। देखो अलग अलग वेराइटीज हमें देखने को मिल रही हैं, और जो इंडिया में मोस्टली हर तरह की जो क्रॉप्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं वो इंडिया में मिले, लेकिन ये क्या है, जो इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं। नॉन फूड क्रॉप्स। नॉन फूड क्रॉप्स का मतलब क्या है, कि वो क्रॉप्स जो क्या है आपके खाने में यूज ना हो, ठीक है, जो कि आपके कमर्शियली पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं उनका। ठीक है। कमर्शियल में तो सारे भी आ जाएंगे, पहले जो आप चाहे वो आप कंज्यूम कर सकते हैं ना, उन्हें कमर्शियल। लेकिन इसमें क्या है कि वो ही क्रॉप्स आएंगे बेसिकली जो क्या है आपकी कंज्यूम ना हो पाएंगे, जैसे रबर हो गया, ठीक है, सिल्क हो गया, जस्ट लाइक एग्जांपल। ठीक है। तो नॉन फूड क्रॉप्स एंड इंडस्ट्रियल क्रॉप ऑल्सो कॉल्ड अ नॉन फूड क्रॉप। और कह सकते हो कि एक इंडस्ट्रियल क्रॉप को भी हम क्या कहते हैं, नॉन फूड क्रॉप कहते हैं। इज अ क्रॉप ग्रोइंग टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग, फॉर एग्जांपल ऑफ फाइबर, क्लोथिंग रेदर देन द फूड ऑफ कंजप्शन। ठीक है। एग्जाम्पल फाइबर ऑफ क्लोथिंग, जो फाइबर जो बनाया जाता है क्लोथ्स के, उसका प्रोड्यूस किया जाता है, और वो क्या करते हैं, कंजप्शन के लिए तो होते नहीं है, लेकिन हमारे क्लोथ्स वगैरह बनाने का काम करते हैं। रबर, इट इज अ इक्वेटोरियल क्रॉप बट अंडर स्पेशल कंडीशन इट इज ऑल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया। रबर जो है कहाँ पे ग्रो होती है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में ग्रो की जाती है। क्लाइमेट कैसा चाहिए, मॉइस्ट एंड ह्यूमिड, टेम्परेचर अबव 25, टेम्परेचर कैसा चाहिए, 25 से अबव होना चाहिए। रेनफॉल 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल चाहिए। और एरियाज ऑफ कल्टीवेशन मेनली ग्रोन केरला, कर्नाटका, अंडमान निकोबार एंड द गैरो हिल्स ऑफ मेघालय। वो जगह है जहाँ पे ज़्यादा बारिश हमें देखने को मिलेगी, तो वहाँ पे हमें किसका प्रोड्यूशन मिलेगा, रबर का प्रोड्यूस। तो ना ही नॉर्थ में ना ही नॉर्थ वेस्ट रीजन में आपको रबर का ग्रो मिलेगा। कहाँ, बेसिकली साउथ में, साउथ ईस्ट रीजन में, सॉरी साउथ वेस्ट में, जहाँ पे आपकी क्या, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका आ गए। अंडमान निकोबार आइलैंड एंड गैरो हिल्स में, अंडमान निकोबार में भी क्यों मिलता है, क्योंकि वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। और गैरो हिल्स ऑफ मेघालय में भी क्यों मिलता है, क्योंकि वहाँ पे भी बारिश बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट है फाइबर क्रॉप्स, कॉटन, जूट, हैम्प एंड नेचुरल सिल्क आर द 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स। अब इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है, हाउ मैनी फाइबर क्रॉप्स दे आर प्रेजेंट इन इंडिया। तो कितना आंसर क्या आएगा आपका, 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स हैं। कौन कौन सी, कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क। The first 3 are derived from the crops grown in the soil, later obtained from cocoons of the silkworm, feed on green leaves, especially in the mulberry। पहली 3 हम किससे मिलते हैं, क्रॉप्स की ग्रोन करने से। और जो फोर्थ है, फोर्थ कौन सी, नेचुरल सिल्क जो मिलती है हमें, वो किससे मिलती है, कुकुन से, के प्रोड्यूस से। कि जो सिल्क वॉर्म होते हैं वो ग्रीन हरी पत्तियों को खाते हैं, उससे फिर क्या करते हैं, सिल्क वॉर्म प्रोड्यूस करते हैं कुकुन से। ठीक है। रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज द सेरिकल्चर। अब हम क्या करते हैं, सिल्क वॉर्म के लिए जो हम उसका सिल्क फाइबर बने वॉर्म का जो वो करते हैं, प्रोडक्शन जो करते हैं, उसे हम कहते हैं सेरिकल्चर। ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। व्हाट डज इट नोन एज द सिल्क रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। तो आंसर आएगा आपका रेयरिंग सेरिकल्चर। अब बात करते हैं कॉटन की। इंडिया इज बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। ठीक है। ये माना जाता है कि इंडिया जो है प्लांट का, कॉटन प्लांट का क्या है, ओरिजिनल होम है। कि सबसे पहले जो है कॉटन जो है कहाँ से प्रोड्यूस हुआ था, इंडिया से प्रोड्यूस हुआ था। कॉटन इज वन ऑफ द मेन रॉ मेटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सिंपल सी बात है भाई, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो क्या है,
कॉटन है। इन 2017 इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना। हर चीज में देखने को मिल रहा है भैया इंडिया कहाँ है सेकंड पे और फर्स्ट पे कौन आ रहा है आपका चाइना। ठीक है। सॉइल, कॉटन ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेटो। कहाँ ग्रो होगी? वहां पे जो ड्राई एरिया है और ब्लैक सॉइल में, काले मिट्टी, बेसिकली डेक्कन प्लेटो में। टेम्परेचर एंड क्लाइमेट, इट रिक्वायर हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल और इरिगेशन, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन टू इट्स ग्रो। ठीक है, 210 दिन लगते हैं इसमें और ब्राइट सनशाइन के साथ जो है इसमें क्या होता है ग्रो होता है। हाँ मतलब वहाँ पे क्या चाहिए, बारिश भी कम चाहिए और क्या कहते हैं धूप भी चाहिए, कड़ाके की धूप चाहिए उसको, ब्राइट सनशाइन चाहिए। कहाँ का कल्टीवेट होता है? बेसिकली एमपी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, यूपी एंड हरियाणा में भी होता है। ठीक है, तो इन सब जगह पे क्या देखने को मिलता है कि हमें जो है कॉटन का प्रोड्यूस करते हैं। इट इज अ खरीफ क्रॉप एंड रिक्वायर 6 to 8 months टू मैच्योर। देखो ये कैसी एक खरीफ क्रॉप है और 6 से 8 महीने हमें इसमें क्या करने में, मैच्योर करने में, कि जब हम इसको क्या कर सकते हैं, रीपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है जूट। इट इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर। और जूट को क्या कहा जाता है? गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। जूट ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल और द फ्लड प्लेन वेयर द सॉइल आर रिन्यूड एवरी ईयर। जूट कहाँ ग्रो होगा? उस एरिया में जहाँ पे हर साल क्या होगा, जो वो है सॉइल है वो रिन्यू होती होगी, या फिर वो एरिया जहाँ पे पानी ज्यादा है तो जूट वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर ये मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट बिहार, आसाम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड मेघालय। तो बिहार, आसाम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, उड़ीसा वो सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है या फिर रिवर्स के द्वारा वहाँ पे पानी जो है ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है या वहाँ पे पहुँचाया जाता है। तो वो उन सारे एरियाज में क्या है, हमें जूट का जो है प्रोडक्शन ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। भाई ठीक है, चीज़ें डेवलप हो रही हैं, क्रॉप्स हो रही हैं, अलग अलग तरह के HY सीड्स आ रहे हैं, तो अब हमें टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या होते हैं? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1960 एंड 1970s इंट्रोड्यूस सम एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव द इंडियन एग्रीकल्चर लाइक ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड वाइट रिवॉल्यूशन। क्या हुआ कि इंडिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था उसने क्या 2 रिवॉल्यूशन लेके आया, ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड वाइट रिवॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि जब हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान आया तो हम लोगों ने फोकस करा कि हमें क्या करना है कि हम लोगों को खाने के ऊपर, फूड के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो फूड के लिए क्या करना होगा, हमें कहीं ना कहीं रिवॉल्यूशन का मतलब है कि हमें कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। तो उस टाइम पे हम लोगों ने क्या लेके आए थे, ग्रीन रिवॉल्यूशन लेके आए थे एज वेल एज वाइट रिवॉल्यूशन लेके आए थे। Major institutional reform like land reform, collectivization were introduced India from the first 5 plan। और ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने सेकंड या थर्ड में चीजें ले गई, जब हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया तभी से हम चीजों को इम्प्लीमेंट कर दिया था। जस्ट लाइक लैंड रिफॉर्म्स किए थे, कलेक्टिवाइजेशन का इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, जो कि आइडिया कहाँ से मिलता है, हमें रशिया से देखने को मिलता है। तो अलग अलग चीजें जो गवर्नमेंट वो क्या कर रही थी, यूज कर रही थी ताकि क्या कर सके, चीजों को प्रोड्यूस कर सके इन अ बेटर मैनर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड स्कीम्स लाइक किसान क्रेडिट कार्ड। और गवर्नमेंट ने क्या करा, इनिशिएट करा कि ऐसी स्कीम लेकर आए जिससे लोग क्या हो उसमें ज़्यादा इंगेज हो सकें। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, वेदर बुलेटिन हो गए, मतलब वेदर के बारे में कि मानसून कैसा रहेगा, कैसी कंडीशन है, किस एरिया में हमें क्या क्रॉप ग्रो करनी चाहिए। प्रोग्राम्स ऑन रेडियो, प्रोग्राम चलाए गए रेडियो पे, टेलीविजन पे, एंड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द फार्मर्स। और किसके लिए, जो फार्मर्स हैं उनके बेनिफिट के लिए, ताकि लोगों को पता चलते रहे कि भाई ठीक है उनकी क्या जरूरत है, कैसे कैसे चीज़ें जो है कंटिन्यू होंगी। Government also announced MSP, remunerative and the procurement price for various agriculture produce। MSP भी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, अनाउंस करने लगे। अब ये MSP क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब है कि जैसे ही आपकी फसल की रियरिंग हो जाएगी, ठीक है, तो उस टाइम पे पहले ही जो है क्रॉप्स के जो होंगे प्राइसेस डिसाइड हो जाते हैं कि जो गवर्नमेंट का जो है इतने रुपए प्रति क्विंटल जो है उसको खरीदेगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है MSP पहले ही फिक्स कर दी जाती है, किसके द्वारा, बाय द गवर्नमेंट, ताकि किसानों को जो है प्रॉपर उसके रेट मिल सके। ऐसा नहीं हो कि जो बीच में जो लोग होते हैं
डीलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा बेनिफिट गेन कर लें कि ठीक है किसान से तो हम लोगों ने 50 रुपये केजी ले लिया, ठीक है, और आगे हम कितने में बेच रहे हैं, 150 रुपये केजी में बिक रहा है। गवर्नमेंट 150 रुपये केजी ले रही है और यहाँ दे दिया 50 रुपये केजी। तो इन जो ये बीच में जो 100 रुपये का जो गैप है, इस गैप को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट पहले ही MSP अनाउंस कर देती है कि भैया इतना मिनिमम जो है आपको देना पड़ेगा इतनी क्वांटिटी के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ें पहले से क्विंटल के हिसाब से तो पहले से ही डिसाइड कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाइट रिवॉल्यूशन, टू इम्प्रूव द ब्रेड्स ऑफ एनिमल्स फॉर ग्रोथ इन द मिल्क प्रोडक्शन विद द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। व्हाइट रिवॉल्यूशन क्यों किया गया था, एनिमल्स के लिए ऊपर किया गया था ताकि ब्रीड को सुधारा जा सके। किस लिए, कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से कि वो क्या कर सकें, अमाउंट जो है वो मिल्क प्रोड्यूस करें। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ऑपरेशन फ्लड, और इसे क्या कहा जाता है, ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड क्यों कहा जाता है कि जब हम लोग व्हाइट रिवॉल्यूशन लेके आए थे तो एक साथ ही हमारा जो फूड उसका मिल्क का जो प्रोडक्शन था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है ग्रीन रिवॉल्यूशन, बेस्ड ऑन द यूज ऑफ HYV सीड्स, ठीक है। रिवॉल्यूशन क्या है कि मतलब बेसिकली HYV सीड्स का क्या हुआ, इम्प्लीमेंटेशन हुआ, या फिर हम कह सकते हैं यूज ऑफ HYV सीड्स इनिशिएट किए गए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स इंक्रीज द प्रोडक्शन, स्पेशली वीट प्रोडक्शन, ठीक है। और ग्रीन रिवॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा वीट प्रोडक्शन को के ऊपर ध्यान दिया गया कि हमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा वीट का प्रोड्यूस करना है, ठीक है। और इसमें चाहे हम पेस्टिसाइड्स यूज़ करें, फर्टिलाइजर्स यूज़ करें, HYV सीड्स, वो अलग अलग वेज से हम क्या करते थे, चीज़ों को यूज़ करते थे। नेक्स्ट है नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड ऑन द इंडियन एग्रीकल्चर, कि भाई हम लोगों ने ग्रीन रिवॉल्यूशन तो कर दिया लेकिन उसके क्या है, नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ रहे हैं। वो क्या है, लैंड डिग्रेडेशन हो रही है ड्यू टू द ओवर यूज ऑफ केमिकल। लैंड डिग्रेडेशन मतलब लैंड की जो क्वालिटी है, सॉइल की जो क्वालिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्यों, क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा केमिकल्स का यूज कर रहे हैं। लोअरिंग द ग्राउंड वाटर लेवल ड्यू टू द ओवर इरिगेशन, जो ग्राउंड लेवल है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों, हम लोग बहुत ज्यादा ओवर इरिगेशन कर रहे हैं। वैनिशिंग बायोडाइवर्सिटी, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो क्या होती जा रही है, वैनिश होती जा रही है। डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर फार्मर्स इज इंक्रीजिंग, और जो डिफरेंस है पुअर एंड रिच फार्मर्स का वो क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, कि अमीर तो अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। नेक्स्ट है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो मैंने अभी बताया था। क्या होता है, जो गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया जाता है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए कि इतना प्राइस होगा, इससे कम आप नहीं खरीद सकते। MSP is a fixed price by the government of India to protect the producers farmers against the excessive fall price during the bumper production, ठीक है। कि मान लीजिए ज्यादा हम लोगों ने प्रोड्यूस कर दिया और वो एकदम क्या हो जाए, प्राइस जो डाउनफॉल हो जाए, तो उस चीज से बचाने के लिए भी क्या किया जाता है, MSP को अनाउंस किया जाता है फॉर द सेक ऑफ फार्मर्स। इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, अब देखते हैं हम कि इंपॉर्टेंस क्या है एग्रीकल्चर की इंडियन इकोनॉमी में। जैसे मैंने कहा था कि 80% पॉपुलेशन, 70 to 80% जो पॉपुलेशन है वो हमारी प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंड होती है। तो इट मीन्स कि एग्रीकल्चर नहीं होगी तो हमारी जो लोग हैं वो क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे, फूड नहीं मिल पाएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री, अभी बताया मैंने आपको, इंडिया कैसा देश है जो कैसा एक एग्रीकल्चर कंट्री है, बेसिकली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। नियरली 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन डिपेंड डायरेक्टली ऑन एग्रीकल्चर फॉर इट्स लाइवलीहुड। 2/3 जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है, एग्रीकल्चर के ऊपर है, अपने जीने के लिए। एग्रीकल्चर इज द मेन स्टे ऑफ इंडियाज इकोनॉमी, और एग्रीकल्चर जो है वो क्या है, मेन है किसके लिए, हमारे इकोनॉमी के लिए। क्योंकि अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो हम क्या है, रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी हम लोगों ने इतनी सारी क्रॉप्स देखी थी, उन सब का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। इट अकाउंट फॉर 26% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और हमारी जो जीडीपी का, किसका, जीडीपी का 26, ठीक है, 26% जो है वो क्या होता है, यहां से प्रोडक्शन होता है। कहां से, हमारे एग्रीकल्चर से। इट इंश्योर फूड सिक्योरिटी,
खाने की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है हमें फॉर द कंट्री एंड प्रोड्यूसेस सेवरल रॉ मटेरियल्स फॉर द इंडस्ट्रीज, कि भैया खाना तो हमें मिल रहा है, एज वेल एज हमारे इंडस्ट्रीज को भी बहुत सारी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं, एग्रीकल्चर से मिलेंगी। अगर वो नहीं हो पाएगा, उनका प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, तो हमारे इंडस्ट्रीज में चीज़ों का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। ठीक है, कि अब देखते हैं कि एग्रीकल्चर का क्या है नेशनल इकोनॉमी के ऊपर और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या आउटपुट है हमारा। As per survey done in 2010-11, around 52% of Indian population depend on the agriculture for substances। मतलब कि 52% पॉपुलेशन जो है टोटली किसके ऊपर है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो वो लोग क्या होंगे, भूखे मर जाएंगे। When share of agriculture decline in GDP, it leads to decline other spheres of the economy। अगर इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर का शेयर डिक्रीज होता है तो अदर स्पेयर भी क्या हो जाएंगे, हमारे डिक्रीज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो हमारी इंडस्ट्रीज में चीज़ें प्रोड्यूस नहीं होंगी, और जब चीज़ें प्रोड्यूस नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट पे भी। To improve Indian agriculture, the government of India make effort to modernize the agriculture। और इसीलिए जो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, मॉडर्नाइज करती है एग्रीकल्चर को, कि भाई ठीक है चीज़ों को मॉडर्नाइज चीज़ों को यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा, जाके हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। फॉर दिस द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज क्या लगा, क्या करा, ICR का क्या क्या एस्टैब्लिशमेंट करा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, वेटनरी सर्विसेज एंड एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, रिसर्च डेवलपमेंट एंड फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी एंड द वेदर फोरकास्ट। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करी, इंट्रोड्यूस करी, जिन चीज़ों से जहाँ पे जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, रीड आउट पढ़ सकते हैं उनके बारे में और प्रोड्यूस कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ें इन्वेंट कर सकते हैं हमारी सीड्स को लेके, या जो हमारी वो है काउस वगैरह की जो ब्रीडिंग अच्छी कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ था ताकि मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। तो ये सारी चीज़ें कब होंगी, जब हम जो है इस्टेब्लिश करेंगे किसका, इंस्टीट्यूशंस का, जब वहाँ पर रिसर्च की जाएंगी। तो बहुत सारे रिसर्च के लिए सेंटर्स बनाए गए, हर एक के लिए अलग अलग, ताकि प्रोडक्शन जो हो सके वो इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स ऑफ इंट्रोड्यूस बाय इंडियन गवर्नमेंट ऑफ फेवर ऑफ द फार्मर्स। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म किए गए ताकि जो गवर्नमेंट जो है वो क्या करें, फेवर में करे फार्मर्स के में। प्रोविजंस फॉर ऑफ क्रॉप्स इंश्योरेंस फैसिलिटी, पहला क्या कहा गया कि गवर्नमेंट के जो द्वारा इनिशिएटिव किया गया कि वो क्या करेंगे कि क्रॉप्स का इंश्योरेंस कराएंगे, फैसिलिटी का, कि अगर क्या होगा, फसल बीमा कराएंगे कि क्या हुआ कि अगर क्रॉप का फेलियर हो जाता है तो किसान जो है वो क्या ना हो, घाटे में ना जाए, उसे लॉस ना हो। लोन फैसिलिटीज टू द फार्मर्स एंड डेवलप द ग्रामीण एंड द कोऑपरेटिव बैंक्स, क्या करेंगे, लोन की फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी। MSP अनाउंस की गई, ठीक है, ऑफ इंपोर्टेंट क्रॉप्स, क्यूमुलेटिव एंड प्रोक्योरमेंट प्राइसेस ऑफ इंपोर्टेंट क्रॉप्स। बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स थी जिनके जो हम प्राइस जो है पहले फिक्स किए जाते थे ताकि जो कॉमन पीपल है उन्हें इजीली बाय कर सके। स्पेशल वेदर बुलेटिन, एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स, बुलेटिन, वेदर बुलेटिन चलाए गए और एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स चलाए गए फार्मर्स के लिए, ताकि वो उन्हें देख के और एनालाइज कर सकें कि हमारे यहाँ किस चीज़ का प्रोडक्शन हो सकता है, किस किस फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, HYV सीड्स का हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द बेटर प्रोडक्शन। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव लिए जा रहे थे। ब्रॉडकास्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स ऑन टीवी, रेडियो, रिलेटेड न्यू टेक्नोलॉजी टूल्स एंड फर्टिलाइजर, नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है उनसे रिलेटेड ब्रॉडकास्ट किए जा रहे हैं कि इससे इतना प्रोडक्शन बढ़ेगा, इससे ये होगा, इससे वो होगा। तो ये सारी किस लिए, ताकि जो फार्मर्स हैं उन तक इंफॉर्मेशन जा सके, नॉलेज जा सके और वो गिन सके और अपना आउटपुट ले सके एग्रीकल्चर का। नेक्स्ट है GDP। व्हाट इज GDP? Gross domestic production, the total monetary value of goods produced, services provided in a country during a year over a specific time period of time। एक कंट्री के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड 1 ईयर के अंदर जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं हम उसे कहते हैं GDP, जो हम एग्रीकल्चर के ऊपर हमारा देखने को मिला है कि बहुत ज्यादा डिपेंडेंस होती है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, FCI is a statutory body established by Food Corporation Act 1964 to meet the following objectives of the food policy। बेसिकली FCI बनाया जाता है क्यों, ताकि हम देख सकें फूड पॉलिसी वगैरह बना सकें, ठीक है, फूड की क्वालिटी वगैरह चेक करें,
इफेक्टिव प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन ऑफ सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स। एफसीआई का काम होता है कि सेफ गार्ड बने किसका, फार्मर्स का, कि उन्हें जो है इफेक्टिव प्राइस मिले। ऐसा ना हो कि उसके प्राइस जो है उसका प्रोड्यूस करने में प्राइस तो लग रहे हैं 100 रुपीज़ और जो लोग हैं उसे प्राइस दे रहे हैं 80, 90, 70, तो उससे क्या होगा, लॉस होगा। तो उन्हें भी जो सेफ गार्ड करता है फार्मर्स के इंटरेस्ट को। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स थ्रू आउट द कंट्री थ्रू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और ये क्या करता है, थ्रू आउट द कंट्री क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है फूड ग्रेन्स का थ्रू द पीडीएस सिस्टम। ठीक है, अब व्हाट इज पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो राशन होते हैं बेसिकली, आप किससे एनालाइज कर सकते हैं, राशन से। पीडीएस सिस्टम इज अ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड चेन ऑफ शॉप्स and trusted with the work of distributing basic food, non-food commodities to nearby needy sections of society at very cheap price। पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का क्या काम होता है, स्पॉन्सर करता है किसका, शॉप्स की चेन का, किस कौन सी, जो लोग जिन्हें क्या है फूड ना मिल पाए किसी भी रीजन से, अवेलेबिलिटी की वजह से, या फिर वहाँ पे जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो उन्हें फूड प्रोवाइड कराने का जो काम होता है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का होता है। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन, the process by which business or other organizations develop international influence or start operating at international scale। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि बिजनेस वगैरह जो होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन एक डेवलपमेंट करें, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस की, हम चीज़ों का लेन देन करें कहाँ पे, इंटरनेशनल लेवल पे आदान प्रदान करें, जो हमारे यहाँ प्रोड्यूस हो रही है हम वहाँ भेज सकें, वहाँ प्रोड्यूस हो रही है उन्हें हम अपने यहाँ ला सकें, जिस वजह से चीज़ों का प्रोडक्शन होगा, इसे हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, क्या हुआ इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन का एग्रीकल्चर का के ऊपर। ग्लोबलाइजेशन हैज आल्सो एडवर्सली इम्पैक्टेड इंडियन एग्रीकल्चर एज द फार्मर्स ऑफ इंडिया एक्सपोज टू हाई कंपटीशन फ्रॉम फार्मर्स टू डेवलपमेंट कंट्रीज। ठीक है, जैसे ही ग्लोबलाइजेशन हुआ इससे क्या हुआ जो लोग थे, जो हाई कंपटीशन हो रहा था एग्रीकल्चर में, वहाँ पे हमारे भी जो फार्मर्स थे वो भी इंट्रोड्यूस करें कि ठीक है अब हम भी क्या आ रहे हैं, मार्केट में आ रहे हैं, क्या बढ़ गया, कंपटीशन बढ़ गया। ठीक है, इंडिया में, क्योंकि वो इंडिया में क्या करने लगे, चीजों को लेके आने लगे। अवर फार्मर्स आर नॉट एबल टू compete with them on price of major commodities like rice, cotton, rubber, tea, coffee, jute and spices। और बहुत सारी चीजों में जो हमारे फार्मर्स थे उन्हें बीट नहीं कर पा रहे थे, किस पे, ऑन द प्राइस लेवल। ठीक है, क्योंकि वहां पे जब मैंने बताया ना कि जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है वहां पे प्रोडक्शन होता है बहुत लार्ज अमाउंट में, जो फैसिलिटीज है मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, तो वहां पे वो क्या बेटर प्रोडक्शन ले पा रहे हैं। इफ इंडिया चेंजेस इट्स क्रॉपिंग पैटर्न, इफ इंडिया इंपोर्ट्स cereals while exporting high value commodities, it will following the successful economy like Italy, Israel and Chile। ठीक है, अगर इंडिया अपना क्रॉपिंग पैटर्न चेंज कर दे और एक्सपोर्ट करे हाई वैल्यू चीज़ों को जिनकी वैल्यू ज़्यादा है कमोडिटीज़ की, तो हाँ कहीं ना कहीं हम इकोनॉमी जो है वो अच्छी बन सकती है। गिनी रिवॉल्यूशन एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग आर न्यू dimension in Indian agriculture that is based on innovative technology। न्यू है जीन रिवॉल्यूशन एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। जीन रिवॉल्यूशन का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, जीन्स को ही चेंज कर रहे हैं, उसमें ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं ताकि वो ग्रो अच्छे से हो सकें, और क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं ताकि जो लोग हैं वो चीज़ों को, ऑर्गेनिक चीज़ों को कंज्यूम कर पाएँ। और ये किसके ऊपर बेस होता है, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इनोवेटिव जो चीज़ें हम लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो इससे भी क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं इंडिया का जो है अप्रोच बढ़ रहा है जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है हमारा वेज ऑफ एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इन इंडिया। किस किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रिफॉर्म्स कर सकते हैं हम अपने एग्रीकल्चर में। डायरेक्ट हेल्प टू द फार्मर्स, सब्सिडी इन अकाउंट। सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट हेल्प कर सकते हैं, सब्सिडी दे सकते हैं किसानों में, जैसे अभी मोदी जी के द्वारा दी जा रही है कि जो फार्मर्स हैं उन्हें 2-2 हज़ार रुपए की क्या दी जाएगी, सब्सिडी दी जाती है। ईजी एंड चीप लोन टू फार्मर, हल्का मतलब ईजी वे में क्या कर सकते हैं, लोन प्रोवाइड कर सकते हैं चीप ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। एक्सेसिबिलिटी ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी को क्या है, एक्सेस कर सकते हैं इजी तरीके से। क्रॉप इंश्योरेंस, ठीक है, फसल बीमा जैसे टू प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोन एंड फायर, किसी भी तरह की जो आएगी आपका इंश्योरेंस कर सकते हैं, चाहे फ्लड आ जाए, ड्रॉट आ जाए, साइक्लोन आ जाए, फायर आ जाए। एमएसपी अनाउंस करके। ग्रामीण बैंक अगर हम लेके आते हैं तो जो है फार्मर्स के लिए हेल्प करेगा। केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड,
स्पेशल वेदर बुलेटिन, जो वेदर बुलेटिन चलाए जा रहे हैं, लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म इम्प्लीमेंटेड, और जो लॉ है, जो लैंड रिफॉर्म्स के जो लॉ बनाए गए हैं उन्हें क्या किया जाए, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम लेके आते हैं बेटर वे में, तो हम क्या कर सकते हैं, जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसे क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस इम्प्रूव कर सकते हैं इन अ बेटर वे में। तो बेसिकली हमारा चैप्टर यहीं पे फिनिश खत्म होता है। आप लोग के लिए हम लोगों ने डाउट क्लासेस भी रखी हुई हैं, जो कि सैटरडे संडे को आप अपने डाउट्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्ट होकर अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, और उन डाउट्स ग्रुप्स के लिंक्स आप लोग को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।